इस वीडियो में हम इनकम फ्रॉम बिजनेस चैप्टर का इलस्ट्रेशन नंबर 11 करने जा रहे हैं। ये बुक है एचसी मेहरोत्रा की इनकम टैक्स। ये पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। एक बार आप इसको सारे को बस ऐसे ही ऊपर ऊपर रीड कर लो कि इससे रिलेटेड जब भी कोई पॉइंट आए आपके पीएल अकाउंट में तो आप उससे डील कर पाओ। ठीक, वीडियो पॉज करके एक बार आप रीड कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं। टू सैलरी टू स्टाफ, तो भाई ये अलाउ होता है और इससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है। फिर है टू जनरल एक्सपेंसेस, ऐसे तो भाई ये अलाउ रहता है, बिजनेस का मानते हैं, लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट में देख लेते हैं कुछ लिखा हुआ है। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड ₹2000 पेड एज कंपनसेशन टू एन एम्प्लॉय whose services were terminated as continuing in service was considered detrimental to the profitable conduct of business। भाई ये जो 2000 रुपए है जनरल एक्सपेंसेस में, ये एक एम्प्लॉय को टर्मिनेट जब किया गया था तो उसको एज अ कंपनसेशन दिया गया था, और उसको टर्मिनेट इसलिए किया गया था क्योंकि भाई बिजनेस में उसके रहने से अब कोई उतना फायदा था नहीं, तो भाई एज अ कंपनसेशन, एज अ टर्मिनेटेड कंपनसेशन 2000 रुपए पे किया गया है, तो वो तो एम्प्लॉय को ही पे किया गया है, अलाउ रहेगा। इसलिए ये पूरा जनरल एक्सपेंसेस अलाउ। टू बैड डेप्ट, ये हमेशा अलाउ रहता है, ठीक है, इसका कुछ नहीं करना। फिर एडवर्टीजमेंट, इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट भी नहीं है और ये बिजनेस का ही एडवर्टीजमेंट दिए होंगे, ठीक है, तो अलाउ। फिर टू प्रोप्राइटर्स सैलरी, हमेशा ध्यान रखना, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, इसको और इसको, कि जब भी कोई भी जो मालिक है कंपनी का और वो अपने आप को ही सैलरी दे रहा है तो उसको हमेशा डिसअलाउ कर लेना, ऐड कर लेना, ठीक है। तो जो प्रोप्राइटर कौन होता है? मालिक। तो जब भी किसी बिजनेस का मालिक अपने आप को ही सैलरी दिया है और वो पीएल में डेबिट कर लिया हो तो उसको आप डिसअलाउ कर देना, उसको आप ऐड कर लेना, ठीक है। और इंटरेस्ट जो मिलता है प्रोप्राइटर के कैपिटल पे वो भी डिसअलाउ माना जाएगा, ऐड कर लेना, इसको आप रट लो एकदम। फिर है टू रिजर्व फॉर जीएसटी, हमने पढ़ा था रिजर्व जो होता है वो डिसअलाउ होता है, अरे सॉरी रिजर्व जो होता है, हाँ देखिए, रिजर्व जो होता है वो डिसअलाउ होता है, इसलिए ये ऐड हो जाएगा। फिर है टू ग्रेचुइटी टू स्टाफ, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट था। द ग्रेचुइटी पेड हैड नो रिलेशन टू द सर्विस और सैलरी ड्रॉन बाय द स्टाफ, इट वॉज गिवन ऑन एडहॉक बेसिस। जो ग्रेचुइटी पे किया गया है स्टाफ को, उसका जो मतलब कि सर्विस जो एम्प्लॉय दे रहे हैं या फिर जो सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं उससे रिलेशन कोई भी नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ नोट में पढ़ोगे, यहाँ लिखा है कि ग्रेचुइटी ना ही सैलरी पे बेस होता है ना ही ये टर्म ऑफ सर्विस पे बेस होता है, और ये कभी कभार एडहॉक बेसिस पे मिलता है, इसीलिए इट इज हेल्ड दैट सच पेमेंट इज नॉट एडमिसिबल। तो ध्यान रखना, ग्रेचुइटी टू स्टाफ जब भी आपको यहाँ पे डेबिट मिलेगा तो इसको आप ऐड कर लेना, ये डिसअलाउ माना जाता है, ठीक। फिर है टू डोनेशन, वही डोनेशन तो ऐसे हम डिसअलाउ करके ऐड कर लेते हैं, लेकिन डोनेशन से रिलेटेड यहाँ अदर इंफॉर्मेशन में कुछ है। Donation was given to Chamber of Commerce to work against the threat of nationalization of the type of business carried on by the SSE. The chamber collected such donations from several other parties also doing the same type of business. The chamber in turn donated money to different parties who exercised their pressure with government and ultimately it was averted. अब ध्यान से समझना इसको। ये जो डोनेशन है ना, ये किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में नहीं गया है, ये डोनेशन गया है चैम्बर ऑफ कॉमर्स को। क्यों गया है? क्या हुआ था कि जिस तरीके जो बिजनेस ये फॉलो कर रहे थे, जिनका हम ये सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जो ये बिजनेस अपना कर रहे थे उस बिजनेस पे अब खतरा मंडरा रहा था नेशनलाइजेशन का, कि गवर्नमेंट उसको कहीं नेशनलाइज ना कर दे, अपने अंडर में ना ले ले। तो इन्होंने और भी जो भी ऐसी तरीके की कंपनी चला रहे हैं उन सब ने मिलकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कुछ कुछ डोनेशन दिया है। तो फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपोजिशन के साथ मिलके भाई सरकार को वो प्रेशर डाल रही थी कि नहीं भाई नेशनलाइज मत करिए, तो ये बिजनेस से रिलेटेड माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो लिखा भी हुआ है कि डोनेशन टू चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैज बीन गिवन इन इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है, क्योंकि भाई ताकि नेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस को रोका जा सके, इसीलिए कनेक्शन है डोनेशन का और बिजनेस का, और ये एडमिसिबल होगा अंडर सेक्शन 37। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो ये जो है अलाउ रहेगा। टू परचेज ऑफ लैंड ₹20,000, लैंड से रिलेटेड यहाँ पढ़ो, लिखा हुआ है The SSC purchased land in the name of district magistrate यानी कि DM for constructing houses for its workers
it was to be done by the government under the subsidized housing scheme for industrial workers. The ownership would vest in the government. तो भाई देखो, ये जो एसएससी है ना, इन्होंने जो लैंड परचेज किया है वो परचेज किया है डीएम साहब के नाम पे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम पे। और इस घर का काम क्या है कि भाई ये घर जो है वर्कर के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट कर रही है, एक हाउसिंग स्कीम लाई है गवर्नमेंट, उसके अंडर में ये चीज कर रही है। और ये ओनरशिप भी गवर्नमेंट के पास रहेगी। अगर ये लैंड अपने लिए खरीदे होते, अपने पर्पस के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए, तब ये डिसअलाउ होता। लेकिन ये जो लैंड खरीदे हैं अपने ही वर्कर्स के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए ही किए हैं, और ओनरशिप भी इनके पास नहीं रहेगी, गवर्नमेंट के पास रहेगी, इसलिए ये अलाउ रहेगा। फिर है एडवांस इनकम टैक्स पेड 5000। तो भाई इनकम टैक्स तो हमेशा ही डिसअलाउ होता है, ऐड हो जाएगा। फिर है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अगर सिर्फ पीएल अकाउंट में है तो अलाउ रहता है, लेकिन यहाँ एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कुछ, डेप्रिसिएशन इज फाउंड टू बी इन एक्सेस बाय ₹2000। इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन पीएल अकाउंट में 2000 एक्सेस डेबिटेड है। और अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो पीजीबीपी यानी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस की देखी होगी तो मैंने उसमें बताया है, जब भी एक्सेस डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ है पीएल में, ज्यादा डेप्रिसिएशन पीएल में डेबिट हुआ है, तो जितना ज्यादा है डेप्रिसिएशन उतने ही अमाउंट को आप डिसअलाउ कर लेना और ऐड कर लेना। तो 2000 रुपए एक्सेस है तो 2000 को डिसअलाउ करके एक्सेस लिख के ऐड कर लेना, ठीक। फिर है 2 लीगल चार्जेस फॉर डिफेंडिंग अ सूट फॉर ब्रीच ऑफ अ ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट। भाई कोई ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच का मतलब तोड़ने का इनके ऊपर आरोप लगा था, तो उससे रिलेटेड इन्होंने कोई भी लीगल चार्जेस इनका गया, तो ये बिजनेस से रिलेटेड माना जाता है, ये अलाउ रहेगा, ठीक। नेट प्रॉफिट को तो हम लेंगे ही सबसे पहले। इधर लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, इसका कुछ नहीं करना है। फिर है डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन एग्रीकल्चरल कंपनी ग्रॉस। तो भाई ध्यान रखना, जो ये इंडियन एग्रीकल्चरल कंपनी है ये तो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, डिविडेंड जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, इसीलिए ये डिसअलाउड इनकम होगा और ये लेस हो जाएगा। भाई कोई भी इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड ना हो और पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गया वो लेस होता है, ठीक। फिर है इंटरेस्ट ऑन नोटिफाइड कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड। तो ये भी जो है बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है, और ये एग्जेम्प्ट भी रहता है, इसीलिए ये आप डिसअलाउ करके लेस कर देना, ठीक है। अब एडजस्टमेंट देख लेते हैं। हमने जनरल एक्सपेंसेस वाला देख लिया, इसको अभी छोड़ देते हैं। ये ग्रेचुइटी देख लिया, डोनेशन देख लिया, एसएससी वाला और डेप्रिसिएशन वाला देख लिया हमने, ठीक है। तो इसका जो सेकंड पॉइंट है इसका भी कुछ नहीं करना है, ठीक। और एक चीज और देखना, इस क्वेश्चन में केवल इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं पूछा, इनकम फ्रॉम बिजनेस भी पूछा और ग्रॉस टोटल इनकम भी। तो पहले हम इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालेंगे, फिर जीटीआई, ठीक। सॉल्यूशन देखते हैं 11 का। सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है वो आप यहाँ पे लिखोगे। इस बुक में है 2022-23, मैं वही लिख रहा हूँ, ठीक। सबसे पहले हम लेते हैं नेट प्रॉफिट, और अगर आपने क्वेश्चन स्किप कर दिया है तो आप पीछे कर लो, मैंने हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाया है। तो यहाँ मैं सीधे सीधे सॉल्यूशन करूंगा और आप बैक करके देख सकते हो कौन सा पॉइंट डिसअलाउ है, कौन सा पॉइंट ऐड करना है, कौन सा पॉइंट नहीं, ठीक है। तो चलो, नेट प्रॉफिट 61,000। अब हम ऐड करते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए हों। सबसे पहले सैलरी टू स्टाफ अलाउ, जनरल एक्सपेंसेस अलाउड, बैड डेप्ट अलाउ, एडवर्टीजमेंट अलाउ, और जो जनरल एक्सपेंसेस में अदर इंफॉर्मेशन में 2000 कंपनसेशन को दिया गया है वो भी अलाउ माना जाएगा बिजनेस से रिलेटेड, ठीक। फिर एडवर्टीजमेंट अलाउ, फिर प्रोप्राइटर सैलरी, रट लो इस चीज को, जब भी कोई भी मालिक जो है कंपनी का वो अपने ही आपको सैलरी दे रहा है और वही सैलरी वो डेबिट भी कर दे, उसको डिसअलाउ कर दो, वो बिजनेस का पार्ट नहीं होता है। कितना है? 15,000 रुपये। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल, तो प्रोप्राइटर की सैलरी और इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर कैपिटल दोनों ही के दोनों डिसअलाउ माने जाएंगे, 3,000 रुपये है, ये लिख लो यहाँ पे। फिर है रिजर्व फॉर जीएसटी, रिजर्व जो भी होता है हम सीधे उसको ऐड कर लेते हैं, डिसअलाउ होता है वो। फिर है उसके बाद और देखो रिजर्व फॉर जीएसटी से रिलेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है रिजर्व फॉर जीएसटी इज नॉट टू बी अलाउड
एज द एसएससी हैज नॉट पेड द अमाउंट डिमांडेड। यहाँ बोला गया ना कि 8,000 रुपये डिमांड आया था और एसएससी ने अभी तक डिस्प्यूट नहीं, नॉट डिस्प्यूटेड द लायबिलिटी। तो क्योंकि एसएससी ने अभी तक अमाउंट नहीं पे किया है इसलिए वो डिसअलाउ रहेगा, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद है फिर ग्रेचुइटी टू स्टाफ। ग्रेचुइटी जो है वो एडहॉक बेसिस पे होता है, इसीलिए ये डिसअलाउ रहेगा। 40,000 रुपये ऐड कर लो। फिर उसके बाद डोनेशन। डोनेशन भाई देखो, अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में जाता तो फिर उसको डिसअलाउ करते, लेकिन यहाँ पे जो डोनेशन है वो जा रहा है आपका चेंबर ऑफ कॉमर्स में। क्यों जा रहा है? क्योंकि भाई सरकार कह रही थी जिस तरीके का ये बिजनेस कर रहे हैं उन सारे बिजनेस को नेशनलाइज करने के लिए, तो इन्होंने और भी जितने लोग वैसा बिजनेस कंडक्ट कर रहे थे उन लोग ने चेंबर ऑफ कॉमर्स में डोनेशन दिया था कि भाई आप हमारी आवाज़ को उठाइए। तो ये इनके बिजनेस से रिलेटेड डोनेशन हुआ, इसलिए अलाउ रहेगा। फिर परचेज ऑफ लैंड, इन्होंने अपने लिए नहीं खरीदा था, वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए खरीदा था और ओनरशिप भी इनके पास नहीं रहेगी, वो गवर्नमेंट के पास रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पे हाउसिंग स्कीम के थ्रू इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए घर बना रही है, ठीक है, तो वो अलाउ माना जाएगा। फिर उसके बाद है एडवांस इनकम टैक्स पेड। तो इनकम टैक्स तो भाई हमेशा ही डिसअलाउ रहता है, अमाउंट है 5,000 रुपीज़। फिर उसके बाद है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन तो अलाउ रहता है, लेकिन एक्सेस डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू पीएल हमेशा ही डिसअलाउ रहेगा। ध्यान रखना, जितना भी ज़्यादा डेप्रिसिएशन पीएल में डेबिट कर दिया गया होगा उसको ऐड कर लो। तो एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना है भाई? एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है ना 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका लीगल चार्जेस डिफेंडिंग अ सूट फॉर ब्रीच ऑफ ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बिजनेस से रिलेटेड होता है, अलाउ हो जाएगा, और कुछ है नहीं, इन सबको ऐड कर दो। 15,000 प्लस 3,000, एक सेकेंड, 15,000 प्लस 3,000 प्लस 8,000 प्लस 40,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 73,000। तो इसको आप आउटर कॉलम में लिख दोगे, ठीक है यहाँ पे। अब इस 73,000 को आप नेट प्रॉफिट में ऐड करो, तो 73,000 प्लस 61,000 ये हो गया 1,34,000, ठीक। तो यहाँ पे आप लिखो 1,34,000। अब उसके बाद लेस, यहाँ लिखो आप डिसअलाउड इनकम, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गए हों। तो सबसे पहले था ग्रॉस प्रॉफिट, उसका कुछ नहीं करना है। फिर लिखा हुआ है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन एग्रीकल्चर कंपनी। तो भाई ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है ना, तो ये भाई क्या रहेगा? ये डिसअलाउ इनकम है, तो 5,000 रुपये को आप लेस कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन नोटिफाइड कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स। तो ये भी बिजनेस का पार्ट नहीं है, 1,000 रुपये जो है डिसअलाउ रहेगा और लेस कर दो इसको। तो 5 + 1 6,000 और इसको लेस करो आप 1,34,000 में से, ये हो गया 1,28,000। ये हो गया इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, 1,28,000 रुपीज़। अब भाई देखो, इसमें केवल इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं पूछा है, इसमें पूछा है हमसे ग्रॉस टोटल इनकम भी। ग्रॉस टोटल इनकम आता कैसे है? पांचों हेड्स को ऐड करके, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन पांचों को ऐड करके। तो आप यहाँ लिखो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर, जो भी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सैलरी है नहीं, हाउस प्रॉपर्टी है नहीं, इनकम फ्रॉम बिजनेस तो अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो उसको लिख लो यहाँ पे, इनकम फ्रॉम बिजनेस अमाउंट है 1,28,000, और उसके बाद है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड दिया हुआ था ना, उसमें लिखा हुआ है डिविडेंड, तो वो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही जाता है। तो यहाँ पे आप उसको लिख लो, कितना है डिविडेंड? डिविडेंड है 5,000। उसके अलावा जो लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन नोटिफाइड कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, वो अभी फिलहाल एग्जेम्प्ट रहता है, ठीक है। तो बस यही होगा, इसको बाहर लिखो सीधे आउटर कॉलम में 5,000, और कोई भी इनकम है नहीं, इन दोनों को ऐड कर दो।
तो 1,28,000 प्लस 5,000 ये हो गया 1,33,000। तो 1,33,000 रुपीज़ जो है वो हो गया आपका ग्रॉस टोटल इनकम।